ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बायोसावर्ट। बायोसावर्ट का आज केवल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही बायोसावर्ट को फिर जो कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉ है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, वो चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम बायोसावर्ट के एप्लीकेशन स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिकली 4 एप्लीकेशन हैं। जैसे आपने चैप्टर सेकंड में गाउस लॉ के एप्लीकेशन पढ़े थे, उससे पहले गाउस लॉ हमें डिस्कस किया था, सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग बायोसावर्ट को डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे आपके पास। साथ ही इस टॉपिक के जो PDF नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको बायोसावर्ट इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले बायोसावर्ट ने क्या समझाया वो समझते हैं। बायोसावर्ट ने ये बोला कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी शेप का करंट कैरिंग वायर हो, तो ये मान लीजिए कोई शेप, मैं ये एक कर्व शेप का कोई वायर अज्यूम कर लेता हूं। इस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा, I। और आपसे बोला जाए कि इस करंट के नियर एक पॉइंट कितना है, P। तो ये बात तो हमें पहले ही पता है कि अगर वायर में करंट फ्लो होगी तो इस P पॉइंट के ऊपर क्या डेवलप होगा बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। बट ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और किस किस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ये अभी तक हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब कितना होगा ये हमें कैलकुलेट किसने करके दिया बेटा, बायोसावर्ट। तो बायोसावर्ट लॉ यूज किसके लिए किया जाता है बेटा, डिटरमाइन the value of magnetic field due to current carrying wire। आपके पास जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं बेटा, बायोसावर्ट लॉ को यूज में लेते हैं। अब देखो बायोसावर्ट ने जितना भी डेटा दिया सब एक्सपेरिमेंटल था, मतलब उनके जितने भी रिलेशनशिप थे वो सब उन्हें एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की। तो बायोसावर्ट ने ये बोला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। बट कुछ कंडीशन है बायोसावर्ट लॉ को अप्लाई करने की। वो कंडीशन क्या है कि मान लीजिए इस कंप्लीट वायर की लेंथ कितनी है, तो बायोसावर्ट कहते हैं कि पूरी लेंथ के लिए एक साथ नहीं निकाल सकता। सबसे पहले आपको एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर लेना पड़ेगा। दैट मीन इस करंट कैरिंग वायर की स्मॉल लेंथ एलिमेंट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज लेंथ ऑफ dl। फिर इस स्मॉल करंट कैरिंग वायर से सम डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, वो डिस्टेंस कितनी है r, पर आपका ये अननोन पॉइंट होना चाहिए जहां आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। तो ये पॉइंट कितना हो गया बेटा, P। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर, इसलिए ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी और डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल से, क्योंकि 30 डिग्री पे डायरेक्शन अलग होती है, 90 डिग्री पे किसी की डायरेक्शन अलग होगी। तो ये जो dl कंपोनेंट आपने लिया और ये डिस्टेंस r है, इसके बीच एक एंगल होगा, ये एंगल कितना, थीटा। तो ये अगर आपको पता है तो इस P पॉइंट के ऊपर इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, dB। ये आप डिटरमाइन कर सकते हो किसकी हेल्प से, बायोसावर्ट की हेल्प से। तो बायोसावर्ट ने ये बोला कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग एलिमेंट। इसका मतलब ये जो dB है इसे IDL की वैल्यू के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल। कई जगह प्रोपोर्शनल ऐसे शो करते हैं, करंट प्रोपोर्शनल टू I
और करंट प्रोपोर्शनल टू dl। भाई दोनों का कंबाइन करोगे तभी होगा। मुझे बताओ अकेली करंट हो सकती है क्या अगर वायर की लेंथ नहीं हो? भाई अगर मान लो केवल वायर है और इसकी लेंथ आपको पता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? नहीं होगा। जब तक इस वायर में क्या फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, तब तक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। और ये चीज हमें ऑरेस्टेड ने बता दी थी, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने दोनों टर्म को कंबाइन कर दिया कि जब करंट कैरिंग स्मॉल वायर होगा तो उसकी वजह से एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, दैट इज dB प्रोपोर्शनल टू क्या? IDL। सेकेंड टर्म कि जितने ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम। मान लीजिए ये वायर है, इसमें अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कुछ होगा, इससे दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा बेटा? रिड्यूस होता जाएगा आपके पास, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो बायो-सावर्ट ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसे आर स्क्वायर के इनवर्सली क्या होगा? प्रोपोर्शनल। थर्ड टर्म जो बच गई वो क्या बेटा? ये एंगल थीटा। और प्रैक्टिकली ये पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साइन थीटा के भी डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अब बायो-सावर्ट ने ये स्टेटमेंट दे दी, आप चाहो तो इनको अलग करके भी लिख सकते हो। मैं इनको कंबाइन करने वाला हूं इक्वेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? I dl साइन थीटा अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहां पे बोल दिया बेटा कि कितना आपके पास? I dl साइन थीटा अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। जिसे कूलॉम कांस्टेंट में k की वैल्यू थी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हमने कूलॉम लॉ पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, तो वहां k की वैल्यू क्या थी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब बायो-सावर्ट पढ़ते हैं तो इस k की वैल्यू आती है बेटा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो dB इक्वल टू k की जगह रखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। अब देखो टर्म ये आती है कि व्हाट इज द म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या है बेटा? परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या थी? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास। ऐसे ही म्यू नॉट क्या है बेटा? परमेबिलिटी है। दोनों का वर्क एक ही है, दोनों की डेफिनेशन एक ही है। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो अभी केवल इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वहां पे मीडियम के लिए क्या लिखते थे बेटा? एप्सिलॉन। तो यहाँ मीडियम के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा? म्यू। ये बन जाएगी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये थी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। जैसे वहां था एप्सिलॉन आर इक्वल टू था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे होगा बेटा म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट। और इस म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोला जाता है बेटा? रिलेटिव परमेबिलिटी। तो जो मीनिंग वहां एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के हैं वही मीनिंग यहाँ पे म्यू नॉट म्यू और म्यू आर के आपके पास। अभी केवल हमें इनके नेम देखने हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपके पास। तो ये बायो-सावर्ट का समीकरण है आपके पास। तो बायो-सावर्ट का जो इक्वेशन है वो कितना है? म्यू नॉट आई dl साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास गिवन है। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा। अब नेक्स्ट देखो, मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा? आपके पास ओरिजिन फॉर्मूला ये है, dB इक्वल टू कितना? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं वेक्टर बना सकता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। यहां कितना है बेटा, आई डी एल साइन थीटा। तो ये जो आई है ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ऊपर क्या बचा, डी एल साइन थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ते हैं बेटा हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था आपके पास कि आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्रॉस हमें रिमूव करना पड़ता है, उसकी जगह क्या आता है बेटा, साइन थीटा। तो इसका मतलब ये साइन थीटा तब होगा जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई में होंगे। कितने वेक्टर, दो। एक पढ़ रहे थे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्केलर में रिजल्टेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। यहां डॉट रिमूव करते हैं तो ये आता है ए बी cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पे भी दो वेक्टर होते हैं बट रिजल्टेंट कैसा होता है, स्केलर। यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी होगी और रिजल्टेंट भी क्या होगा बेटा, वेक्टर होगा। इसका मतलब कि ये साइन थीटा है तो जरूर ऊपर दो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बट अगर मैं टर्म की बात करूं तो म्यू नॉट आई 4 पाई, ये सारे टर्म तो क्या है, स्केलर, और एक ही वेक्टर क्वांटिटी ऊपर बच जाती है। तो हमें ऊपर की ओर एक वेक्टर क्वांटिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और वो कैसे डेवलप करते हैं हम लोग, डीबी वेक्टर, इसको एक आर से मल्टीप्लाई और एक आर से डिवाइड करके, क्योंकि आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो आप लोग। तो dB इक्वल टू कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर। ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि ऊपर की ओर दो वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब हम जब इसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो साइन थीटा को रिमूव करके यहां क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर कितने वेक्टर हो गए बेटा, दो। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर अपॉन में 4 पाई r क्यूब। देखो अगर वापस इस चीज को रिसोल्व करोगे तो यहां पहुंच जाओगे आप लोग। तो ये इसका कौन सा फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड के किसी एक ईयर के अंदर केवल 1 मार्क्स में ये पूछा गया था कि बायो सावर्ट के वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करें। तो वहां पे ये फॉर्मूला आपको शो करना था, दैट इज dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर अपॉन में 4 पाई r क्यूब आपके पास होगा। बात क्लियर है इतनी सी। अब देखिए हमें ये जो म्यू नॉट है इसकी एक तो वैल्यू पता करनी है और दूसरा इस म्यू नॉट की यूनिट क्या है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो ध्यान दें यहां, देखिए जैसे कि k की वैल्यू यहां कितनी आई थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। इलेक्ट्रिक या कूलॉम के अंदर आपने क्या पढ़ा था, k की वैल्यू थी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ ही इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू भी थी, k की वैल्यू वहां थी 9 इंटू 10 की पावर 9। वो प्रैक्टिकल डेटा से हमें निकल के आई थी। सिमिलरली यहाँ पे जो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू होती है बेटा 10 की पावर -7। मतलब इस पूरे k का सॉल्यूशन कितना आना चाहिए या आता है 10 की पावर -7 आपके पास होगा। यहां से अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहूं तो 4 पाई मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब इसकी क्या निकालनी है बेटा, यूनिट। यूनिट निकालने के लिए बायो सावर्ट का फॉर्मूला काम में ले, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। यहां से म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर ऑफ dB, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दी अपॉन में i dl साइन थीटा। मैं इसकी यूनिट बनाने जा रहा हूं तो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई कैसी क्वांटिटी है,
आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या बेटा? टेस्ला। करंट का यूनिट कितना है? एम्पियर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और साइन थीटा क्या है? यूनिटलेस। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो मीटर टेस्ला पर एम्पियर, तो ये हो गया बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट की अगर वैल्यू पूछे तो कितनी होती है? 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका क्या बनता है बेटा? यूनिट। एक बार यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग पढ़ते हैं बेटा सिमिलरिटीज। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा बायो-सावर्ट लॉ और कूलॉम लॉ के बीच में सिमिलरिटीज क्या है। तो देखिए बायो-सावर्ट लॉ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। और कूलॉम लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर पॉइंट पी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था बेटा? के क्यू अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। देखो पहली सिमिलरिटी ये है, अगर मान लो ये स्मॉल चार्ज dq हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? de। देखो जो बायो-सावर्ट लॉ है वो भी इनवर्सली स्क्वायर लॉ को या इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लॉ को क्या करता है? ओबे करता है। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉ है वो भी इनवर्सली स्क्वायर लॉ को क्या करता है? ओबे। तो ये दोनों में क्या होगी? सिमिलरिटी, कि जो दोनों लॉ आपके पास है वो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लॉ को क्या करते हैं बेटा? ओबे करते हैं। तो बोथ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पॉइंट। जहां से भी डेवलप हो रहे उसके डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्स को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। सेकंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर लॉन्ग रेंज। ऐसा नहीं है कि कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर के अंदर सिमट के रह जाए। ये आपके पास कुछ मीटर कुछ फुट तक आपको ये फोर्स इजीली फील्ड होते हैं या हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे बोथ फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स। दोनों लॉन्ग रेंज है, इसलिए ये इनके क्या बन जाती है? सिमिलरिटी। तो बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करते हैं। डेट मीन अगर एक पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है B1, दूसरा है B2, तीसरा है B3, तो यहाँ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन सभी मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के क्या होगा बेटा? इक्वल। ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये चीज ओबे की जाती है मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बायो-सावर्ट लॉ और कूलॉम लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले बायो-सावर्ट का फॉर्मूला क्या है? dB इक्वल टू कितना बेटा? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो dB वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा? म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ये तो बायो-सावर्ट है। कूलॉम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? कि DE इक्वल टू होगा K dQ बाई आर स्क्वायर। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो DE वेक्टर इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? K dQ बाई आर स्क्वायर ऑफ आर क्यूब। अब जो फर्स्ट डिसिमिलरिटी आती है वो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो सोर्स कौन है? आईडीएल वेक्टर। भाई जब किसी स्मॉल लेंथ एलिमेंट में कोई करंट फ्लो होगा तभी तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन हुआ? आईडीएल वेक्टर। लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू है आईडीएल वेक्टर। मुझे चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डेवलप होता है? चार्ज के प्रेजेंस की वजह से।
इलेक्ट्रिक फील्ड का स्रोत कौन है? चार्ज। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आपके पास dq चार्ज। एक चीज नोटिस करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका सोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी I वेक्टर। तो इसका सोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है? चार्ज। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज आइडियल वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज चार्ज dq। फर्स्ट डिफरेंस है द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स, और वेक्टर सोर्स कौन सा है? द करंट एलिमेंट ऑफ आइडियल वेक्टर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स, और वो सोर्स कौन है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज dq। सेकंड मेजर डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा कोई थीटा एंगल नहीं है आपके पास। तो सेकंड डिफरेंस क्या बोलेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन थीटा व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा आपके पास। ठीक है। और जो थर्ड डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, वो क्या है? अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज आपको दे दिया जाए, क्या दे दे बेटा? पॉइंट चार्ज अगर मैं दूं और बोलूं इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा बेटा? रेडियल। मतलब इसकी एक क्या होगी? रेडियस होगी, एक स्फेरिकल फॉर्म बनेगा आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? रेडियल होती है। तो पहला है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। बट ध्यान देना, अगर मान लीजिए ये करंट है और ये लेंथ कितनी है? L, स्मॉल लेंथ कितनी मान लो? dl। क्लियर? करंट कितनी फ्लो हो रही है? I, और आपसे पूछा जाए r डिस्टेंस पे पॉइंट कितना है? P। तो देखो ये तो बनी y एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? y। तो y एक्सिस पे कौन आ रहा है? लेंथ एलिमेंट है। ये है r डिस्टेंस, ये r कौन से एक्सिस में बेटा? x। तो x एक्सिस पे कौन है? r। और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में कैसे निकालते हैं बेटा? राइट हैंड थंब रूल। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में, तो पॉइंट P पर फिंगर कहां जाती है? इनसाइड, इट इज रेडियली इनसाइड, परपेंडिकुलर इनसाइड। देखो ये बोर्ड क्या है? प्लेन है। इस प्लेन के अंदर y में लेंथ है, x में डिस्टेंस r है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? इनसाइड, इट इज z डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां पे होगा बेटा? z डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस x का भी परपेंडिकुलर होगा और y का भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ r एंड dl। ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो हमने यही बात बोली, बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू L वेक्टर एंड R वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर नहीं था, रेडियल था, चारों तरफ था, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये इनके बीच में क्या आए? डिफरेंस। अगर बायो सावर्ट से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।